नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी सुजीत की है। सुजीत एक कार ड्राइवर हैं और एक सेठ के पास में नौकरी करते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 2002 की ये बात है। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं कोलकाता में एक सेठ के पास ड्राइवर की नौकरी करता था। लेकिन दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि मैं भूत प्रेत की बात को मानता नहीं था, अस्तित्व को मानता ही नहीं था। मुझे इन चीज़ों पर कभी विश्वास था ही नहीं। मुझे लगता कि जो भी लोग भूत प्रेत का नाम लेते हैं, बताते हैं कि मैं कल यहाँ पर भूत देखा, वहाँ पर भूत देखा, ये सब मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं जवान हो चुका था और मैंने आज तक कभी भूत प्रेत देखा नहीं था। तो उनको कैसे नज़र आ गया और मुझे क्यों नहीं नज़र आया? मैं भी गांव का रहने वाला था और हमारे गांव में तो ऐसे ऐसे बगीचे थे जहां पर लोग कहते थे कि रात के टाइम में चुड़ैल वहां पर डांस करती है, उस पेड़ के पास में कोई जिन रहता है। लेकिन मैं हिम्मती था और मैं देखना चाहता था और मैं रात को उस पेड़ के पास में जाता था, लेकिन ना तो वहाँ कभी जिन मिला, ना उस बगीचे में कभी चुड़ैल मिली। और इस पर मेरे परिवार वालों ने मेरी तो ऐसी तैसी कर देते थे, पिटाई कर देते थे कि तू रात के टाइम उस जगह पर क्यों गया है, अगर कुछ हो जाता तो। मैं मन ही मन हंसता कि अरे कहाँ कुछ था वहाँ पर, ना तो वहाँ चुड़ैल मिली, ना कोई जिन मिला, सब बेकार की बातें हैं। खैर, मैं अब कोलकाता में था और एक सेठ के घर पर ड्राइवरी का काम कर रहा था। वो सेठ जो था अपने सफ़ेद रंग की कार लेकर के इतराता रहता था। कार थोड़ी महंगी जरूर थी, लेकिन जो सेठ का रवैया था ना, वो कार के प्रति दीवानगी बहुत थी। उस कार पर एक भी कोई दाग धब्बा लग जाता ना तो आसमान जमीन सब कुछ उठा लेता था, ऐसा चिल्लाना शुरू कर देता था। अरे भाई, जब कार सड़क पर चलेगी तो कोई न कोई दाग धब्बा निशान तो लग ही जाएगा। लेकिन उस सेठ को इतना गुस्सा आ जाता था अपनी कार पर कोई दाग धब्बा देख करके, और मुझ पर तो बरस ही पड़ता था। मैं कुछ ही दिन पहले इस नई नौकरी पर लगा था, पैसा कुछ ज़्यादा था तो मैं इस सेठ के पास आ गया। लेकिन मैं अब पछता रहा था कि मेरी पुरानी नौकरी ही बढ़िया थी। उसमें सेठ चिल्लाता तो नहीं था, लेकिन यहाँ तो हर बात में एकदम सेठ गुस्सा हो जाता था। मैं समझ गया कि मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, मुझे कोई न कोई अलग नौकरी का जुगाड़ कर लेना चाहिए। और एक रात जो हुआ वो बता रहा हूँ मैं। सेठ एक अपने रिश्तेदार के पास अब चला, मैं ड्राइविंग कर रहा था और सेठ मेरे बगल में बैठा हुआ था। हम इधर से बड़े आराम से गए। अब उस जो रिश्तेदार के पास जाना था, अब सेठ पहुंच भी गया। अब जो भी पार्टी शार्टी थी उसमें भाग भी लिया और रात को 11 बजे हम घर के लिए निकले। करीब 15-20 मिनट जब रास्ता मैंने तय कर लिया और रोड बिल्कुल सुनसान थी। अब सेठ जो मेरे बगल के सीट पर बैठा था वो कहने लगा कि सुजीत, अब ऐसा करो, गाड़ी साइड में रोक दो। मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये गाड़ी क्यों रुकवा रहा है। मुझे लगा कि इसको शायद बाथरूम वगैरह लगा होगा और तभी अगला ही कह रहा है। मैं गाड़ी रोक दिया। तब वो गाड़ी रुकते बोला कि तुम सुजीत, स्टीयरिंग से आप सीट छोड़ दो, आप मेरी वाली सीट पर आके बैठ जाओ, गाड़ी मैं अब चलाऊंगा। मैं एकदम सन्न रह गया उसकी बात सुन करके। ये मैं उसके नौकरों से सुन रखा था कि जितनी बार इसने गाड़ी चलाने की कोशिश किया है ना, एक्सीडेंट जरूर किया है। मेरा तो रूह ही कांप गया था उसकी ये बात सुनते ही कि आज ये गाड़ी चलाएगा और कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो मेरा तो राम नाम ही सत हो जाएगा। मैं एकदम डर गया। मैं कहने लगा, सेठ जी देखो, ये हाईवे है, अब ये गली वाला रोड तो है नहीं। अगर कोई जरा से भी गलती कर ली है तो गाड़ी, हम दोनों की जान भी चली जाएगी। इसलिए सेठ जी, मेरी जो गुजारिश है कि आप इस रोड पर नहीं, गली मोहल्ले वाला रोड पर आप गाड़ी चलाया करो।
लेकिन सेठ तो बिल्कुल गुस्सा हो गया मेरे पर। कहने लगा, तू मुझे कच्चा ड्राइवर समझता है? मैं बहुत पहले से ड्राइविंग सीख रखा है। हाँ, एक दो बार दुर्घटनाएं मेरे साथ हो गई है, तो वो पुरानी बात है। अब तो मैं सब कुछ जानता हूं। अब मैं सेठ को समझाता रहा, लेकिन सेठ माना नहीं। ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ गया। अब फिर गाड़ी भी अब चलाने लगा। गाड़ी चला रहा था धीरे 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 धीरे, और जिस तरह से चला रहा था ना, कोई भी देख के कह लेगा कि अभी नया नौसिखिया ड्राइवर है। ऐसी ही उसकी ड्राइविंग थी। अब मेरा तो दिल धक धक कर रहा था कि भाई हाईवे है और यहाँ तो बड़े तेज स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। अगर कोई गाड़ी गलती से टकरा गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुझे डर यही सता रहा था। आज सेठ धीरे धीरे अपनी गाड़ी का स्पीड अब बढ़ाने लगा, लेकिन मैं देख रहा था कि उसके स्टीयरिंग पर हाथ जम नहीं रहे थे। हाथ उसका कंपकपा रहा था। मुझे इतना जरूर पता लग गया। अब मैं सेठ से बोला कि सेठ जी, अब हो गया, रहने दीजिए ना, मैं अब मुझे अब गाड़ी चलाने दीजिए। लेकिन कहने लगा, अरे नहीं, अब तो मज़ा आ रहा है, देखो रोड खाली है। तुम तो कह रहे थे ना कि यहाँ पर गाड़ियों का भीड़ लगी रहती है, कहाँ है गाड़ी? देखो कोई भी नहीं आ रही है। अब मुझे चलाने दो, बस तुम बैठे रहो। मैं क्या बोलता, गाड़ी उसकी, मालिक हो, मैं तो नौकर ठहरा। और गाड़ी वो चलाने लगा। मैं उसकी बस स्टीयरिंग पर नज़र ध्यान था, रोड पर नज़र ध्यान था कि कोई ना कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा मुझे था। एक काली गाड़ी पीछे से तेजी से आ रही थी और हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। सेठ को ये जताना चाहती थी कि भाई तुम साइड में कर लो, मुझे निकलना है आगे। जिस हिसाब से सेठ गाड़ी चला रहा था, स्पीड उस गाड़ी के मुकाबले बहुत कम था। और वो गाड़ी एकदम तेजी से आकर के मेरे पीछे रुकी हुई थी। रुकी क्या, चली रही थी और हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। काली गाड़ी थी, काले शीशे लगे हुए थे। अंदर कौन ड्राइविंग कर रहा है कुछ पता भी नहीं है। अब गाड़ी भी चमचमा रही थी। अब सेठ जो था, अब उस हॉर्न वाले जो हॉर्न सुना तो उसको लगा कि हाँ साइड देना चाहिए, लेकिन वो गलती कर बैठा। मुड़ना बाएं था, स्टीयरिंग घुमा दिया दाहिने। आज तब तक वो काली गाड़ी उससे जा टकराई। आवाज़ हुआ, लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। गाड़ी दोनों के दोनों अब रुक चुकी थी। मेरी सेठ की गाड़ी तो उस गाड़ी का रास्ता ही रोक दिया था और दोनों गाड़ी अब रगड़ गई थी। काली गाड़ी का ज़्यादा ही नुकसान हुआ था, सेठ की गाड़ी का कम हुआ था। अब सेठ अपनी गाड़ी का ये हालत देख करके अब चीख पड़ा। अब उस काली गाड़ी वाले को अनाप शनाप बोलने लगा। अब काली गाड़ी से कोई उतर नहीं रहा था और मैं सेठ को समझा रहा था कि सेठ जी, गलती आपकी है, ये गलती उस गाड़ी वाले की नहीं है। आप शांत हो जाइए और गाड़ी को साइड कीजिए, इसको निकल जाने दीजिए, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन सेठ एकदम गुस्से में था, बोल रहा था, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, ये इसकी गलती है। अब तब तक गाड़ी में से जो गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़की, जवान लड़की, सफ़ेद कपड़ों में चमकती हुई अब निकली। उसमें से बड़े बड़े जुल्फ उसके काले काले लहराते हुए, और रात के टाइम में भी काला चश्मा लगा रखी थी। गले में कई तरह के माला लटके हुए दिखाई दे रहे थे। और वो निकल करके सीधा अपने गाड़ी को देखा। अब फिर सेठ के पास आके कहने लगी, ये तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती तो क्यों अपनी गाड़ी लेकर रोड पर निकलती हो? अब लड़की में और हमारे सेठ में तू मैं होने लगी। लेकिन मैं मामला संभालने में लग गया। मैं जानता था कि जो लड़की है, इसकी कार देख करके हैसियत का पता लग रहा है कि कोई बड़े घर की बेटी है, कोई ऐसे मालिक के घर की है जिसके पास अरबों करोड़ों रुपए हैं। ऐसे सेठ को पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं अपने मालिक को समझा रहा था कि आप कुछ मत बोलो, गलती मान लो, हो गई है, मामला सब कुछ रफा दफा हो जाएगा, मैं लड़की से बात करता हूँ। अब उसको भी समझ में आ गया, सेठ को, कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ सही है। अब फिर मैं लड़की के आगे गया कि देखिए गलती मेरी है, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ
और सेठ को तो गाड़ी चलाने आती नहीं है। अब शौक शौक में रोड खाली था, उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हाथ हम आजमा लेते हैं, तो इसी करके ये दुर्घटना हो गई। आप जो भी आप मेरे को सज़ा दे सकती हैं, आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं, बताइए, मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ। जब मैं ऐसा बोलने लगा ना, तो उस लड़की का गुस्सा ठंडा हुआ और कहने लगी, तुम किस घटिया आदमी के पास में ड्राइविंग कर रहे हो? इसको तो बात करने का तरीका तक नहीं है कि लड़की जात से कैसे बात करते हैं, और तुम इसको कैसे झेल रहे हो? मैं अब चुपचाप था, सेठ भी वहीं पर था, उसके आगे क्या बोलूं। और लड़की अभी भी गुस्से में थी, अपने कार का मुआयना कर रही थी। हाँ, नुकसान उस गाड़ी का जरूर हुआ था, काफ़ी रगड़ गई थी, चमचमाती हुई गाड़ी पर दाग धब्बा अब दिखाई दे रहा था। और लड़की एकदम गुस्से में बड़बड़ा रही थी। और फिर मैं उसको शांत कराने पर लगा कि देखिए मैडम, अब तो गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए सेठ जी को। तब वो कहने लगी कि देखो, तुम इसको कैसे झेल रहे हो? अरे इसको छोड़ो, तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे पास में आओ। मैं तो ऐसे ही वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे नौकरी दे दे। आइए, तो पैसे वाली पार्टी है भाई, इसके पास जाऊंगा तो मुझे तो ज़्यादा ही पैसा मिला। मैंने धीरे से कहा कि मैडम, मुझे भी लग रहा है कि मुझे ये नौकरी छोड़ देना चाहिए। आप बताइए कहाँ आना है, मैं आपके पास कल ही पहुंचता हूँ। तब उसने एक रेस्टोरेंट का एड्रेस बताया, और वो रेस्टोरेंट नॉन वेज वाला था और बड़ा फेमस था। वो कहने लगे कि कल रात को 9 बजे मुझे उसी रेस्टोरेंट में मिलो, मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगी और आगे की बात वहीं पर तय हो जाएगी। और इसके बाद गुस्से में तो जरूर थी, सेठ को देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। अब सेठ भी जो इतना अकड़ रहा था, अकड़ उसकी ढीली हो गई थी। और इसके बाद अब वो लड़की शांत हुई। फिर मैंने उसको बोला कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए। और इसके बाद मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा, लेकिन मैं अपने सेठ को कुछ बोल ही नहीं सकता था। और आखिरकार मैं ही अब कार ड्राइविंग करके उसके सेठ के घर पहुंचा। और फिर मैं अगले दिन उसके घर पर नहीं आया। मैं जानता था कि उसके पास नौकरी करके कोई फ़ायदा नहीं, ये तो ऐसा चलता ही रहेगा। और इसके बाद मैं अब रात के 9 बजे का इंतज़ार कर रहा था, नई मालकिन के पास नौकरी करने के लिए। और आखिरकार वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। वहाँ वो जो रेस्टोरेंट था नॉन वेज के लिए प्रसिद्ध था। अब बड़ा ही टेस्टी नॉन वेज वो रेस्टोरेंट बनाता था। लोग दूर दूर से उसके पास नॉन वेज के लिए आते थे, खाना खाने के लिए। अब मैं जब पहुंचा ना, तो अभी 9 भी नहीं बजे थे, 9 बजने में कुछ मिनट बाकी था। अब मैं एक जगह पर जाके खड़ा हो गया, रेस्टोरेंट में देखने लगा, लेकिन वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। 9 भी बज गया, 9:15 बज गया, 9:30 बज गया, तो मुझे लगा कि लड़की यूं ही मुझे इस जगह पर बुला ली है। शायद वो मुझे नौकरी पर रखना नहीं चाहती है, अगर रखना चाहती तो ज़रूर आती। और मैं एक तरह से निराश हो चुका था कि लो, ये भी नौकरी छोड़ दिया और ये लड़की के चक्कर में इस जगह पर आया और ये भी नौकरी नहीं मिली। मन निराशा से घिरा हुआ था। अब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगा और तभी देखा कि एक काली कार, और वो एकदम कल वाली जैसी कार थी वैसी ही कार थी, लेकिन उसमें कोई दाग धब्बा नहीं था। और वो पार्किंग में रुकी और उसमें से वही लड़की अब बाहर निकली। वैसे ही वेशभूषा था, सफ़ेद कपड़ा शायद उसको ज़्यादा ही पसंद था। और गले में कई तरह का मालाएं आज भी पहन रखी थी, खुले हुए बाल थे, अभी भी जो चश्मा था ब्लैक कलर का अपनी आंखों पर लगाई हुई थी। अब मुझे देख करके मुस्कुराई। वो कहने लगी, देखो मैं लेट हो गई, आओ चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर में। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अब एक खाली टेबल पर जा बैठी। अब मुझे भी बोली कि बैठ जाओ, नॉन वेज खाते हो? मैंने बोला हाँ, कभी कभी खा लेता हूँ। अब फिर उसने ऑर्डर दिया और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे बारे में पूरी जानकारी ली, कहाँ के रहने वाले हो, कब से ड्राइविंग कर रहे हो, और तुम्हारे बैकग्राउंड क्या है, घर में कौन कौन है। अब इस तरह के सवाल करती रही, मैं हर एक सवाल का जवाब देता रहा और तब तक नॉन वेज आ चुका था।
और फिर वो मेरे आगे प्लेट कर दिया कि लो खाते रहो, बातचीत तो होती रहेगी। अब इसके बाद एक तरह से वो नौकरी मुझे देने को तैयार हो गई थी, मुझे लग रहा था। लेकिन जब नॉन वेज वगैरह हम खा करके अब ख़त्म किए, इसके बाद हाथ धो करके दोबारा बैठे, तब वो लड़की मेन मतलब आ गई। वो कहने लगी कि देखो सुजीत, सुजीत नाम है ना? मैंने बोला जी मैम, सुजीत ही नाम है। और देखो वैसे तो मुझे कोई ड्राइवर रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ, तुम तो देखे हो। मैंने बोला जी मैम, देखो मुझे एक ऐसे लड़के की ज़रूरत है जो मेरे काम आए, और उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगी। जब ये बोली ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये मुझसे क्या करवाना चाहती है, कौन सा काम ऐसा करवाना चाहती है। मैं तो ड्राइवर ठहरा, ड्राइविंग के अलावा तो मुझे और कोई काम आता नहीं था। पढ़ा लिखा तो नाम मात्रा का मैट्रिक पास कोई पास होता है, लेकिन वो लड़की मुझ में ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट ले रही थी। मैं डरते डरते पूछा कि मैम कौन सा काम करना होगा, आप बता दीजिए। वो मेरी डरा हुआ शक्ल देख करके मुस्कुराने लगी। अरे कहने लगी, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कोई 2 नंबर का काम नहीं करती, मैं थोड़ा पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ, अब मुझे तंत्र मंत्र का भी शौक है। क्या तुम्हें भूत प्रेत पर यकीन है? मैं जब भूत प्रेत का नाम लिया तो मैं सर हिला दिया कि ना जी ना, मैं इन पर यकीन करता ही नहीं। तब कहने लगी कि अच्छी बात है, यकीन करना भी नहीं चाहिए। कभी तुमने भूत प्रेत को देखने की कोशिश किया, देखे? मैंने बोला जब मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को, मैं बचपन में कई बार भूत देखने के लिए पेड़ों के पास गया, बगीचे में गया, अब मुझे कोई भूत नज़र नहीं आया, तब से मैं जान गया कि भूत प्रेत होता नहीं। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी मैं भी पहले ऐसी ही थी, मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, इन पर मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब मैं कई तरह का अध्ययन करने लगी, पढ़ाई करने लगी इनके बारे में, और अच्छे अच्छे गुरुओं से जाके मिलने लगी, मंत्र का ज्ञान लिया, सब कुछ किया। और आज मैं जब चाहूँ किसी भूत को, किसी चुड़ैल को, किसी आत्मा को बुला सकती हूँ। मैं जब उसकी बात सुना तो मैं हैरान रह गया। देखने में बड़े घर की बेटी, और ऐसे कर्म उसके, भूत प्रेत बुलाना चाहती, क्यों भाई? मैं एक पूछने लगा मैडम से, मैडम ऐसा आप क्यों करती हो? तब वो कहने लगी ये मेरा शौक है। हाँ, हर एक का अपना अपना शौक है। मैं बोला कि इसमें मुझे क्या करना होगा? कहने लगी अरे डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करना, करना तो मुझे है। मैं अलग अलग जगहों पर रात के जाती हूँ, और जगह जगह पर जहाँ पर लगता है कि वहाँ भूत प्रेत होते हैं, मैं उनसे संबंध बढ़ाने का कोशिश करती हूँ, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ, उनके बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। यही तो मेरा काम है। अब बोलो, क्या मेरे साथ में काम करोगे? मुझे पैसे की ज़रूरत थी, एक तो 2 नौकरी तो मैं छोड़ चुका था, और ये नौकरी मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और उस काम के बदले मुझे अच्छा खासा पैसा देने की तैयार थी। मैं कहने लगा इसमें मेरा रोल क्या होगा, मैं क्या करूँगा? वो कहने लगी कि आपका रोल बस मेरे साथ में रहना है, जो कुछ मैं करूँगी बस तुम देखते रहना, यही तुम्हारा रोल है। अब क्या बोलता? मुझे लगा कि ये लड़की कहीं दिमाग से सरकी हुई थी नहीं है। लोग बाग भूत प्रेत से दूर भागते हैं, और ये लड़की तो भूत प्रेत के नज़दीक जाती है, उनसे अब बातचीत करना चाहती है, मिलना चाहती है, उनके बारे में जानकारी लेना चाहती है। ये भला कौन सी पढ़ाई है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गरीबी गरीबी होती है, और गरीबी में मैं जानता हूँ कि अगर मैं काम नहीं करूँ तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, और उसी गरीबी की वजह से मुझे उस नौकरी को करना पड़ा। अब वास्तव में मैं उस नौकरी पर लग चुका था, और वो उसी रेस्टोरेंट में मुझे अगले दिन बोली कि रात को 9 बजे इसी रेस्टोरेंट में मुझे मिलना, और कल से तुम्हारी नौकरी चालू। मैं अब खुश था, चलो पैसे भी अच्छा खासा मुझे मिल रहा था, तो क्यों ना करूं, देखते हैं अब ये नौकरी कैसी है, इसमें क्या हो सकता है। अब फिर जहां मेरा
ठिकाना था, जिनके पास मैं रहता था, उनके पास आ गया। वो पूछ भी रहे थे, बेटा क्या तुमने नौकरी बदल लिया? मैंने बोला हाँ। वो सेठ तो ज़्यादा ही अकड़ू था। अब पूरा कहानी बता दिया। उसने, मेरे जो जानने वाले थे, कहने लगे ठीक ही किया, वैसे लोगों के पास में कोई ड्राइवर टिकता ही नहीं है। चलो अब तुम किसके पास में नौकरी कर रहे हो? मैं वो सब बात, लड़की वाला सब कुछ छिपा गया। मैंने बोला एक सेठ है और उसने मुझे कल रात को बुलाया है। तब मेरा जानने वाले कहने लगे, अरे ये रात की नौकरी कौन सी है भाई? अब ड्राइवर का नौकरी तो दिन से स्टार्ट होता है। मैं कहने लगा कोई अलग ही काम होगा अगले का। इसके बाद मैं उसको ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं किया, वो बात को गोल कर दिया। खैर निश्चित टाइम पर मैं उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। 9 बज चुका था और अभी तक मैडम का कोई आता पता नहीं था। वही 9:30 बजे के आसपास उनकी कार नजर आई और कार रुकते ही मुझे कुछ पैसे उन्होंने करारे करारे नोट पकड़ाए और एक पर्ची पकड़ाई। बोली जाओ अंदर में और ये सामान पैक करा लो। आप बोलो जल्दी दे देंगे, मैं कार में ही हूँ और लेकर के आ जाओ फटाफट, हमें कहीं चलना है। मैं पर्ची लेकर के, पैसे लेकर के काउंटर पर पहुँचा। अब बोला भाई ये सामान जल्दी जल्दी जो भी नॉन वेज था ऑर्डर वो पैक करवा दो। और इसके बाद थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ा और फिर नॉन वेज का पैकेट मुझे मिल चुका था। मैं देखा कि कम से कम 10 किलो के आसपास वजन होगा उस पैकेट का, जिसमें मुझे नॉन वेज दिया गया था। तो इतना नॉन वेज ये लड़की क्या करेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर मालिक का काम था और मैं उस नॉन वेज का पैकेट लेकर के अब कार के पास पहुंचा। तब उस मैडम ने डिक्की खोला। आप बोले डिक्की में रख दो, आओ मेरे पास में, अब बैठ जाओ। मैं पहली बार किसी लड़की के बगल में बैठा था और उस लड़की के शरीर से तो जैसे खुशबू फूट रहा था। देखने में तो भला की हसीन और ऊपर से सफ़ेद कपड़े, एक परी समान लग रही थी और काला चश्मा तो हटाती तक नहीं थी। ना जाने उसमें रात में कैसे क्या देख लेती थी। खैर अब गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। अब लड़की मेन हाईवे पर आ चुकी थी और गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक ऑन कर दी। अब म्यूजिक पर अपना सर इधर से उधर कर रही थी, डांस करने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए सब नया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। इतनी महंगी कार में पहली बार बैठा था और इतनी सुंदर लड़की के बगल में, ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात थी। और लड़की गानों में मस्त थी, ड्राइविंग बहुत परफेक्ट था, मेरे से भी काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर रही थी। मैं उसकी ड्राइविंग देख करके हैरान था कि लड़की हो करके और वो भी हाईवे पर इतनी तेज गाड़ी चला रही है, अब बड़े कायदे से। मैं उसके इस हुनर पर बहुत ही प्रभावित था। खैर हम हाईवे पर चलते जा रहे थे और लड़की तो अपने गाने में मस्त थी, म्यूजिक बज रहा था। अब मैं व्याकुल था कि आखिर ये लड़की मुझे कहाँ लेके जा रही है। खैर अब तो नौकरी मेरी स्टार्ट हो गई थी और उसने तो साफ साफ बोल दिया था कि हम ऐसे ऐसे जगह पर रात में जाते हैं जहाँ पर भूत प्रेत होने की संभावना होती है। अब मैं उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, उनसे बातचीत करने का कोशिश करती हूँ। मैं सब कुछ तो पहले ही जान चुका था, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा था। आज ना जाने ये लड़की कहाँ लेके जाएगी, क्या करना चाहती है। इसने तो 10 किलो एकदम नॉन वेज का पैकेट ही मंगवा रखा है, इनका क्या करेगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो लड़की अपने म्यूजिक में मस्त और ड्राइविंग करती हुई चली जा रही थी। कम से कम 2-2.5 घंटे का ड्राइविंग अब पूरा हो चुका था। वो जो एरिया था ना, बिल्कुल उजाड़ वीरान था। अब सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, आसपास में बिल्कुल हर तरफ अब कोई जंगल, झर, खेत ऐसा ही कुछ दिख रहा था। चांदनी रात थी, चांद आसमान में निकला हुआ था और हर तरफ रोशनी अपना बिखेर रहा था। और वो अपनी गाड़ी एक टूटे फूटे मकान जैसे घर के पास ले आकर के रोक दी। मैंने देखा उस घर के आगे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, बहुत ही घना
और ऊंचा। अब बगल में एक कुआं था। कुआं छोटा सा ही था, उसका व्यास, लेकिन कुआं तो कुआं होता है। अब कितना गहरा है अब तो मुझे मालूम नहीं। कार रुक चुकी थी और हम दोनों कार से उतर गए थे। और वो मैडम अभी भी अपनी आंखों पर चश्मा लगा करके तैनात थी। चश्मा उतारती नहीं थी। मैं उसकी आंखों को देखना चाहता था कि इसकी आंखें कैसी हैं। इतनी सुंदर उसका चेहरा था। अब मैं अभी तक उसकी आंखों का झलक पाया नहीं था। और वो मुझसे बोली, सुजीत, हम उस जगह पर आ गए, क्या तुम अब तैयार हो? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन अगले पल बोली कि सुजीत, डिक्की से वो पैकेट निकालो, नॉनवेज वाला। मैं आदेश का पालन किया और पैकेट निकाल करके आया। और वो जो मैडम थी, अब ना जाने मन ही मन क्या बोल रही थी, जैसे मुझे लगा कि कोई मंत्र का उच्चारण कर रही है। और उस नीम के पेड़ के पास में इधर उधर घूम रही थी, कभी कुएं में झांक रही थी और कभी टूटे फूटे घर की तरफ आ रही थी, जा रही थी। मैं तो कार के पास अब नॉनवेज का डब्बा पकड़ करके खड़ा था। मैडम का आदेश का अनुसार जो मैंने काम कर रहा था। अब मैडम कभी टूटे फूटे घर की तरफ, कभी नीम के पेड़ के पास, कभी कुएं के पास, और कभी जंगल झाड़ जैसे देखने वाला जगह पर वो मंडरा रही थी, इधर से उधर। अब कोई शायद मंत्र ही बोल रही थी। ऐसा कुछ 10-15 मिनट तक चलता रहा। अब फिर वो मेरे पास में आई, बोली कि डब्बा खोलो, पैकेट खोलो। मैंने पैकेट खोल दिया और उसमें से चिकन का बड़े बड़े पीस थे, लेग पीस। और उसमें से 5 चिकन का पैकेट, वो चिकन का पीस अपने हाथों से निकाला और नीम के पेड़ के पास जहाँ कुआं था, उस कुएं के मुंडेर पर उन्होंने रख दिया। मैं एकदम देख करके हैरान था कि ये किसको चारा बना रही है, किसको चारा देना चाहती है, क्या भूत प्रेत को? मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन मैडम साथ में थी, उनका तो ये काम था। मेरी हिम्मत बंधी रही और आखिरकार अब वहाँ पर मैडम जो थी, उस कुएं का चक्कर लगा करके कुछ मंत्र बोलती रही। अब फिर वो कार के पास आ गई। अब मुझे बोली कि अब वो जो पैकेट है डिक्की के अंदर रख दो बंद करके और कार में बैठ जाओ, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और हम दोनों अब कार के अंदर थे और इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। जो चिकन के पीस कुएं के मुंडेर पर रखे हुए थे, ऐसे कैसे रखा हुआ था। अभी तक उसको कोई खाने के लिए कोई भी नहीं आया था, कोई जानवर तक उसके पास अभी नहीं पहुंचा था। आखिर किसका इंतजार कर रही थी मैडम? वो किसके लिए था? अब आधा घंटा बीत चुका था। मैडम फिर कार से नीचे उतरी और कहने लगी कि सुजीत, तुम कार के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं थोड़ा उसकी बात सुन करके डर गया कि मुझे क्यों नहीं बोल रही कि बाहर निकलने के लिए। मैडम बाहर से निकल गई। अब फिर वही सब मंत्र पढ़ते हुए शायद इधर से उधर घूमती रही, कुएं के पास, पेड़ के पास और टूटे फूटे घर से। अब फिर वापस आने लगी। चांदनी रात थी, मुझे साफ साफ हर चीज़ दिख रहा था। और जैसे कुआं का पास आने लगी, मैं देखा कि कुएं में से 2 हाथ काले काले निकल रहे थे। जैसे ही मैं देखा ना, मेरे तो खून सूख गया। मैंने जिंदगी में कभी भूत प्रेत देखे नहीं थे। आई काले काले हाथ आप कुएं में से बाहर निकलते जा रहे थे। आप मैडम का चेहरा था, फेस था, वो नीम के पेड़ के तरफ था। वो देख नहीं पा रही थी उन हाथों को जो कुएं के अंदर से निकल रहे थे। और उस जगह पर अब वो चिकन का जो पीसेस था रखा हुआ था। और वो हाथ एक झटके में 5 का 5 पीस झपट लिए और कुछ पल के लिए कुएं में वो दोनों हाथ गायब हो चुके थे। मेरी तो जैसे फट पड़ी थी। मैंने जो दृश्य देखा, मैंने तो इसकी कल्पना तक नहीं किया था कि मैं ऐसा भी दृश्य देखूंगा। मुझे इन शक्तियों पर तो कभी विश्वास था ही नहीं। मैंने तो 2-3 बार कोशिश किया था अपने गांव में कि मैं भूत प्रेत के देखूं, लेकिन मुझे कभी भी भूत प्रेत का दर्शन नहीं हुए। और आज मैंने अपनी आंखों से
खुली आंखों से उन हाथों को देखा जो कुएं के मुंडेर पर रखा हुआ मुर्गे का पीस आराम से झपट करके कुएं में गायब हो चुका था। और तब तक मैं कुछ मैडम को चिताता, लेकिन मैडम मुड़ चुकी थी। आप उन्होंने कुएं के मुंडेर पर देखा तो वहां पर मुर्गे का पीस गायब। और फिर वो कुएं के अंदर झांकने लगी और फिर आवाज लगाने लगी, कहने लगी अगर तुम्हें और खाना है तो बाहर निकलो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें और भोजन दूंगी। लेकिन कुएं में बिल्कुल शांति थी, कोई भी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। मैडम क्यों नहीं डर रही है? कौन सी शक्ति उनके पास में है जो डर से दूर रखा हुआ है? क्या उनको उन भूतों से खतरा नहीं हो सकता? मुझे तो कार में रहने के लिए बोल दिया था और खुद उस खुली जगह में थी जहां पर मैंने भूत को अभी देखा था, कुएं में से दोनों हाथ निकालते हुए। चेहरा नहीं देखा था, चेहरा उसका नजर ही नहीं आया था। लंबे लंबे और काले काले हाथ, बड़े बड़े से। अब वो मैडम कुएं में झांक झांक करके हर तरफ घूम रही थी। आप बोल रही थी, मुझे पता है तुम भूखे हो, अगर और खाना है ना तो बाहर निकलो, आओ मेरे साथ में, मैं तुम्हें भरपेट भोजन खिलाऊंगी, लेकिन शर्त है कि मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी हलचल नहीं, कोई भी आवाज नहीं, सब कुछ कुएं में शांत था। और तभी वो जो नीम का पेड़ था ना, अचानक जोर जोर से हिलने लगा। आंधी कोई नहीं, तूफान कोई नहीं, ना कोई हवा तेज। और नीम का पेड़ जैसे लग रहा है कि बिना हवा का ही जोर जोर से हिलता जा रहा है। जैसे ही मैडम को एहसास हुआ ना, तो कुएं की तरफ से अपना चेहरा नीम के पेड़ की तरफ कर दिया और उनके चेहरे पर कोई भी डर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल शांत से वो उस जगह पर खड़ी थी। अब फिर नीम के पेड़ जो हिल रहा था अचानक जैसे ब्रेक लग गया, अचानक रुक गया और वहां पर पेड़ के पास में कोई ऊपर से नीचे की तरफ उतरता नजर आ रहा था। और वो भी उल्टा, बिल्कुल उल्टा। अगर इंसान उतरता है तो सीधा उतरता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा, बंदर की तरह। बंदर भी मेरे ख्याल से उल्टा नहीं उतरते, लेकिन मैंने जो देखा ना, सब कुछ वैसे ही था। और काला शकल, एकदम आंखें चमकती हुई। मैं तो देख करके डर चुका था। और वो जो भी चीज था पेड़ से नीचे उतर गया था। अब मैडम बिल्कुल शांत से उसी पेड़ के आगे में खड़ी थी और एक टक देखे जा रही थी। चश्मा लगाए हुए थी, आंख तो मैंने देख ही नहीं पाया था, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। ना जाने उनके पास में कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसे वो बिल्कुल डर नहीं रही थी। उस भूत के आगे खड़ी थी और वो काला भूत अब सीधा हो चुका था। पेड़ से उतरने के बाद बिल्कुल मैडम के आगे सामने खड़ा था। तब मैंने उसकी हाइट देखी कि कम से कम 9 फीट का होगा और बिल्कुल उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और अपने दोनों हाथ मैडम की तरफ फैला दिया। मतलब जो देना है मुझे दो ना, तुम कुएं में क्या किसको आवाज लगा रही हो? मुझे तो उसी वक्त में वही लगा। और मैडम एकदम अभी भी शांत थी, जैसे कुछ मंत्र पढ़ रही हो, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। और तभी वो काला भूत जो मेरे सामने खड़ा था पेड़ के आगे, मैडम के बिल्कुल सामने में, और वो भारी आवाज में कहने लगा कि लाओ ना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना, मुझे भूख लगी है। मैडम कुछ ना जाने क्या पढ़ रही थी, मुझे मालूम नहीं। और इसके बाद मैडम बोली, हाँ हाँ रुको, मैं अभी ला रही हूँ। वो मुझे आवाज नहीं लगाई, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। और इसके बाद मैडम कहने लगी, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी खाना लेके आ रही हूँ। और कार की डिक्की के पास खुद खोली और उसमें से कुछ मुर्गे का जो पीस था वो उठा के ले आई और सीधा उस पेड़ के पास पहुंची जहां वो काला भूत खड़ा था। और फिर उसके हाथों में पकड़ा दिया और देखते ही देखते वो काला भूत चबाने लगा था।
मैं तो देख करके एकदम हैरान था। इसके बाद मैडम उससे कुछ सवाल जवाब करने लगी। वो खाता रहा और धीरे धीरे ना जाने क्या बताता रहा। मुझे कुछ भी अब सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा डर का तो आलम यह था कि मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था। मैंने ऐसे भूत जिंदगी में पहली बार देखा था। एक तो कुएं का जो मैंने हाथ देखे थे उससे मुझे बहुत डर लग रहा था। अब इसके बाद जो मैडम थी उससे सवाल जवाब अपना जारी रखा और वो बार बार अपना हाथ फैला रहा था कि मतलब और ला के दो ना, और ला के दो। इसके बाद मैडम फिर आई दोबारा, डिक्की में से कुछ पीसेस और निकाले और जैसे ही कुएं की तरफ से आगे बढ़ने लगी, कुएं के नज़दीकी थी और तभी वो दो हाथ कुएं में से निकलने लगे जैसे मैंने पहले देखा था। और सीधा दोनों हाथ इतने लंबे हो चुके थे कि मैडम को टांग पकड़ने वाले थे, पैर पकड़ने वाले थे। अब मैं देख करके एकदम दहल गया। मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि कभी भी वो दो हाथ मैडम का पैर पकड़ करके कुएं में घसीट सकते हैं, मैडम को मार सकते हैं। अब मैं चिल्ला पड़ा कारी में से, मैडम कुएं में हाथ है, वो हाथ आपको पकड़ना चाहता है। मेरी चिल्लाहट जोर की थी और वो आवाज़ मैडम के कानों में पहुंच गई। और जैसे ही पलट करके देखा तब तक हाथ वो मैडम को दबोच चुके थे। अब मैडम जमीन पर गिर चुकी थी। उनके हाथ से जो पीसेस था वो छिटक करके दूर जा गिरा था और मैडम छटपटा रही थी उसके हाथों से निकलने के लिए। ये सब अचानक हुआ था, मैडम समझ ही नहीं पाई थी। और तब तक सामने वाला जो भूत था मैंने देखा वो बिल्कुल मैडम की तरफ आने लगा और वो हाथ अभी भी कुएं में से निकले हुए दिखाई दे रहे थे। चेहरा तो अभी नजर ही नहीं आया, मैंने उसका चेहरा देखा ही नहीं था कि कैसा चेहरा है। बस लंबे लंबे हाथ ही मैडम को जकड़ रखे थे और कुएं में वाकई खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैडम साहसी औरत, वो कहाँ डरने वाली, अपने आप को वो बचाने लगी। और तब तक मदद तो काले भूत ने दिया जो पेड़ से नीचे उतरा था और वो मैडम के पास आकर के और उन हाथों को दबोच दिया। और जैसे ही उस भूत ने उन हाथों को दबोचा वो हाथ छिटक करके कुएं के अंदर दोबारा चले गए। मेरी तो हालत खराब हो गई थी वो सब देख करके। मैं सोच लिया था कि ये नौकरी मेरे से अब नहीं होगी, मैं इससे ज़्यादा देख नहीं पाऊंगा। अब मैडम काले भूत के पास जाकर के फिर बातचीत करने लगी और ये बातचीत कम से कम आधा घंटा चला। इसके बाद मैडम फिर कार के पास आई और फिर कुछ पीसेज निकाल करके उस भूत के पास में डाल दिया। भूत चबा चबा करके खाने लगा। फिर मैडम कार में आ गई। मैं देखा कि मैडम के पैरों में अब जरूर कोई ना कोई चोट लगा होगा, इतनी तेजी से गिरी थी। लेकिन मैडम का इसको कोई भी परवाह नहीं था। मैं तो पसीने से सारोबोर था। अब मेरी तरफ मैडम देख रही थी और कहने लगी, तुम्हें डर तो नहीं लगा? मैं बोला, मैडम डर की बात कर रही है, मेरा तो सब कुछ निकल गया, इतना मैं डर चुका हूँ। मैं तो देखा कि दोनों हाथ कुएं से निकल के आपको पकड़ना चाहते हैं। तब मैंने आपको आवाज़ दिया। तब मैडम बोली, इसीलिए तो मैं तुम्हें नौकरी पर रखी हूँ कि ऐसा कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, मैं आगे देखूं या पीछे देखूं। अच्छा किया तुमने अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाया। इसी बात के लिए मैं तुम्हें अब हायर किया हूं। अब चलो यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पर। मेरी तो अब और हालत खराब हो गई। मैं एकदम डर चुका था। मैं उस सब चीज़ों को पहली बार देखा था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रही कि मैंने जो देखा है वो मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं है। लेकिन वो भ्रम कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे आंखों के सामने गुजरा था। मैंने डरते हुए मैडम से पूछा कि मैडम आप उन भूतों से बात कर रही थी, क्या जानकारी ले रही थी? मैडम हंसते हुए कहने लगी, यही तो मेरा काम है, मैं ऐसे ही तो करती हूँ, इस पर मैं किताब लिखती हूँ। जो भी उस जानकारी दिया है मैं उस जानकारी को अपने कॉपी में लिखती हूँ, डायरी में लिखती हूँ। अब फिर कहने लगी, अरे चलो अब हम दूसरी जगह चलते हैं, अभी तो हमारे पास में बहुत है चिकन, अभी और भी हमें बहुत से बात करना है। लेकिन मैं इतना डर चुका था कि मैडम से कहने लगा कि मैडम
अब तो बस हो चुकी है, हम लोग अब घर लौट लेते हैं। लेकिन मैडम कहने लगी, अरे अभी तो रात बाकी है, अभी तो मुझे मेन काम करना है, डरो मत, अब पहली रात है, तुम्हें इसलिए डर लग रही है, अब तुम मेरे साथ में रहोगे ना तो डर तुम्हारा निकल जाएगा। इसके बाद मैडम अब दूसरी जगह पर चल पड़ी, उस जगह से काफ़ी दूर, और वो भी एक ऐसा ही जगह था, बिल्कुल उजड़ा सुन सपाटा हुआ जगह, और वो था एक पुलिया, रोड का पुलिया था वो। मैडम ने वो वहाँ उस जगह पर गाड़ी रोक दी, और गाड़ी रोकने के बाद में जैसे वहाँ पर मुआयना करने लगी, जैसे उन्होंने कुएं के पास किया था और पेड़ों के पास में किया था, वैसे मुआयना उस पुलिया के पास में करने लगी। मैं तो गाड़ी से उतरा तक नहीं, मुझे अब डर लग रहा था इन भूतों से, और जो मैंने देखा था तो मेरी हालत तो और ख़राब हो गई थी। मैडम पुलिया के ऊपर कभी नीचे हर जगह जा रही थी, अब फिर वापस आई, मुझे आवाज़ लगाया, सुजीत वो डब्बा लेके आओ। मेरी मानो तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन आदेश का पालन करना पड़ा। कार से उतरा, डिक्की में से वो पैकेट उतार करके अब सीधा मैडम के पास ले गया। अब मैडम वो पूरा ही पैकेट अब पुलिया के नीचे ले जा करके रख दिया। अब फिर कहने लगी, सुजीत तुम जाओ गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, वहीं से देखना सब कुछ, देखना क्या होता है। और इसके बाद मैडम कभी ऊपर कभी पुलिया के नीचे और घूमती रही, और इसके बाद पुलिया से अलग हट गई थी। अचानक लगा कि पुलिया के नीचे से कोई चबा चबा करके खा रहा हो, ऐसा ही मुझे आवाज़ सुनाई पड़ा। और जो मैडम थी वो भी शायद इस आवाज़ को सुना, और उसके बाद वो पुलिया के पास चली गई। अब आवाज़ लगाने लगी कि तुम जो हो अब बाहर निकल के आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे बात करनी चाहती हूँ, और तुम्हें भोजन और मिलेगा, जितना आज लाई हूँ ना फिर मैं इसे डबल लेके आऊँगी, लेकिन तुम मेरे सामने आओ। मैडम बोलती जा रही थी, लेकिन जो भी पुलिया के नीचे इंसान, जो भी इंसान तो हो ही नहीं सकता था, भूती प्रेत होगा, वो खाने में मस्त था। आखिरकार कुछ मिनट बीते, और इसके बाद जो खाली डब्बा था जिसे किसी ने ऊपर उछाल दिया, वो डब्बा मैडम के पास में गिरा। मतलब कि इसमें बात बनने वाले नहीं, अगर तुम्हारे पास और कुछ हो तो वो भी दे दो। लेकिन मैडम कहने लगी कि आज के लिए इतना ही है, अगर तुम्हें और चाहिए तो मेरे नज़दीक आओ, मुझसे बातचीत करो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, अगर तुम वही हो तो मेरे नज़दीक आओ। मामला बड़ा सीरियस था उस रात में। मैं तो ये बिल्कुल इतना घबराया हुआ था कि अगर मैडम पर कोई हमला कर दी तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं कार से उतर पाऊँगा, जा पाऊँगा, मैं तो यही सब सोच रहा था, इतना डरा हुआ घबराया हुआ। और आखिरकार मैंने जो देखा तो देख करके देखता ही रह गया था। उस पुलिया के नीचे से एक लड़की निकली, यंग लड़की, चांद की रोशनी में मैं सब कुछ देख रहा था, वो भी सफ़ेद कपड़ा पहने हुए और बाल खुले हुए, हाथ बिल्कुल खाली, मतलब जो चिकन वगैरह था सब कुछ उसने खा लिया था। अब बड़े मज़े से चलते हुए मैडम के पास आकर रुक गई, और मैडम के पास सामने जा कर के खड़ी हो गई। मैडम उससे बात करने लगी, बिल्कुल धीमी आवाज़ में, ना जाने क्या बोल रही थी, और उधर से उस लड़की भी जवाब दे रही थी। मैं उसका मुंह हिलता हुआ देख रहा था, लेकिन स्पष्ट आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ रही थी, बस मैं देख ही रहा था, आवाज़ सुन नहीं पा रहा था, ऐसा ही था। अब 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच बातचीत चलती रही। अब फिर औरत जो लड़की थी उसी पुलिया के तरफ जाने लगी, और देखते ही देखते पुलिया के नीचे चली गई। इसके बाद हमारी जो मैडम थी कार में वापस आ गई। मैं अभी भी डरा हुआ था, पसीने पसीने से नहाया हुआ था। अब मैडम को तो मानो कोई डर ही नहीं था। अरे भाई, इतनी रात को कोई मामला बिगड़ जाए तब कौन बचाएगा। मैं तो भूत प्रेत से इतना देख करके डर लग रहा था, मैं तो जाता तक नहीं, ऐसी मेरी हालत थी। अब मैडम को इस बात का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। आखिरकार मैडम ड्राइविंग सीट पर बैठ गई,
और कार बैक करने लगी। अब कहने लगी, सुजीत देखा तुमने? मैं तो एकदम मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, चुप खामोश था, पसीने से नहाया हुआ। तब वो मेडकन जी, अरे डरो मत सुजीत, ये डरने से मामला खराब हो जाता है। अब फिर वो सब कुछ बताने लगे कि देखो सुजीत, ये जो लड़की थी ना, इसकी रोड एक्सीडेंट में बहुत साल पहले मौत हो चुकी थी और तब से ये लड़की इसी जगह पर फंसी हुई है। उसने मुझे बोला है कि मुझे इस जगह से मुक्ति दिला दो। अब मैं वही काम करूँगी। मैं जब ये बात सुना ना तो मैं मैडम की तरफ देखने लगा कि ये तो समाज सेवी लग रही है, ये कैसे भला कर सकती हैं? कोई जिंदा इंसान थोड़ी है, कैसे मुक्त करा देंगी? कोई जेल में है क्या? आसान है क्या? वो तो मुझे लग रहा है कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है। मैडम शायद मुस्कुरा रही थी, समझ में आ गया कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तब वो कहने लगी, अरे अरे तुम जो समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। ये मंत्र द्वारा, पूजा विधि के द्वारा इसका जो भी काम होगा वो मैं कराऊंगी। पंडित को ले आऊँगी, इस जगह पर मैं पूजा हवन कराऊंगी उसके नाम से। अब फिर ये जो प्रेत जोनी से उसको मुक्ति मिल जाएगी और तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जब मैं ये सुना ना तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो बेचारी को भूत जोनी से कम मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन मैं इतना समझ गया था कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं ये सब झेल नहीं पाऊंगा, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। और आखिरकार मैडम लौटने लगी और उसी रेस्टोरेंट के पास मुझे उतारा और कहने लगी कि अब बताओ कल मिलना है ना कि तुम डर गए हो? मैं कहने लगा मैडम के आगे हाथ जोड़ करके कि मैडम ये नौकरी मेरे से नहीं होगी, आप मुझे बख्श दीजिए। अगर कोई ड्राइवरी का काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये जो काम आप करवाना चाहती है मुझसे नहीं हो पाएगा। मैडम मुस्कुरा करके और हंसती रही और फिर मुझे करारे करारे कुछ रुपए भी मेरे हाथ में दे दिए और कहने लगी कि जब मेरे पास में कोई नौकरी आएगी ड्राइविंग वाली तो मैं तुम्हें ज़रूर सूचित करूँगी। और इसके बाद वो चली गई। मैं भी वो रुपये अपने जेब में रखा और रुपये इतने था कि वो सेठ के पास मैं महीना भर नौकरी करता ना, तब भी मैं उतना रुपया उससे ज़्यादा कमा नहीं पाता। रुपया काफ़ी था, कम से कम 2-2.5 महीने की मेरी सैलरी थी, जितना वो एक रात में मुझे दे गई थी। और उन्होंने बोला भी था कि जैसे कोई नौकरी की ऑफ़र मिलेगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। लेकिन उसके बाद उस मैडम से मैं कभी नहीं मिला था। मुझे डर लग रहा था उनसे मिलने में कि कहीं उनके साथ मैं दोबारा न लग जाऊं। इसीलिए मैं डर के कारण कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं किया। हालांकि मैं वहीं आसपास में एक कार ड्राइविंग करने लगा था और एक बार मैं उसी रेस्टोरेंट में जब उधर से आ रहा था अपनी कार लेकर के, तब मैं वही काली कार उसी जगह पर पार्किंग में देखा था। अब मैडम को उतर करके रेस्टोरेंट में जाते हुए भी देखा था। अब फिर मैं अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। मैं मैडम को देख करके खौफ में हो गया था। जितना मुझे उस रात भूतों से डर नहीं लग रहा था, अब मैडम को देखकर डर लग रहा था कि मैडम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये सब कर लेती है। आखिर ये भूतों से क्यों मिलना चाहती हैं, क्यों मिलती हैं, इनमें इनको क्या भला होता है? मैं इस पहेली को बिल्कुल समझ नहीं पाया था। तो दोस्तों, ये थी सुजीत जी की अपनी कहानी, अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम में, आप लोग के लिए नई कहानी लेकर के। तो नमस्कार दोस्तों।